नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ एक साथ। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैथ्स की क्लासेस मिलती है आपको और रेगुलर मिलती है। और प्राउडली आई कैन से कि पूरे यूट्यूब पर एसएससी फील्ड में हमसे ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पर कोई प्रोवाइड नहीं करता, चाहे चैप्टर वाइज वन शॉट हो या प्रीवियस ईयर पेपर हो या फिर नए नए मॉक टेस्ट हो, एट जीरो कॉस्ट। ओके, एट जीरो कॉस्ट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज कि यहां पे आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलते हैं, आपका टाइम भी खराब नहीं होता है, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इसको रेगुलर फॉलो करो। और बहुत सारे बच्चों का सजेशन है कि सर लेवल और बढ़ाओ, तो देखो इट्स नॉट राइट टाइम टू अप आवर लेवल, बिकॉज कि कुछ बिगिनर्स भी है जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे बिगिनर्स है। बिकॉज कि मैं एक्सप्लेन ही इसलिए कर रहा हूं इतना ज्यादा ताकि बिगिनर्स को भी समझ में आए। तो इवेंचुअली हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे भी बहुत अच्छा लेवल है, आप ये लेवल को मॉडरेट भी नहीं कह सकते हो, अब मॉडरेट से ज्यादा है। अगर 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं 1 घंटा ले रहा हूं, 50 मिनट ले रहा हूं, दैट मीन्स की लेवल अच्छे हैं। आपको भी पता मैं यहाँ पे टाइम बिल्कुल खराब नहीं करता। लास्ट वाले मॉक में क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो गलत था। मैं एक बात फिर से बता दूं कि आप भी गलती करके आओगे एग्जाम में, क्योंकि उससे ज्यादा अप्रॉक्स आप एग्जाम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जाना। घर पे बैठ के कर सकते हो, एग्जाम में आपको अप्रोक्सीमेट जाना था तो वो कैलकुलेशन एरर इतना होगा, और अप्रोक्सीमेट में तो होता ही है। मैंने हमेशा बोला है कि जब आप अप्रॉक्स लेते हो तो एरर के चांसेस रहते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 में भी गलती थी, मैंने गलत टिक कर दिया था, बट अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी तो मैंने साफ साफ कहा था कि 4 और 11 के टेबल में होना चाहिए। तो मैं उसको काटना चाह रहा था कि ये नहीं है ये है, और गलती से वही टिक करके आगे बढ़ गया। तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना। अगर और भी कोई एरर होता है, देखो मैं बार बार कहता हूं कैलकुलेशन एरर इज नॉर्मल, अगर कंसेप्चुअल एरर है तो जरूर बताओ। वैसे कैलकुलेशन एरर भी बता दिया करो ताकि मैं उसको एटलीस्ट पिन कमेंट में ना ठीक करवा दूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा छठा मॉक है। इन सभी मॉक के बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको सैटरडे या संडे को प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे आप इसको दे सकते हो, और कैसे इसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। और इन सबका एनोटेड पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत जुड़ना होगा, जुड़ जाना। ओके, अगर आपको फाउंडेशन में दिक्कत आ रही है, फाउंडेशन में दिक्कत आ रही है और आपको ना मैथ्स नहीं आती है, नहीं आता मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप देखो हमारे पास टाइम कम है, 300 400 200 घंटे का कोर्स लोगे नहीं खत्म कर पाओगे, ट्रस्ट मी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 200 घंटे का कोर्स बेकार होता है, लेकिन आप खत्म नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मुझे पता है, मैं 100 सवा 100 घंटे का कोर्स बना रहा हूं, इसमें इतनी मेहनत लगती है, बच्चा इतना कर ले वो बहुत है। तो हमने ना आपके लिए 3 मंथ्स का एक ऐसा बैच लॉन्च किया है जो कि आपके लिए एक फाउंडेशन तैयार करता है। फाउंडेशन तैयार करने का मतलब है हम ना इसमें हर चैप्टर को 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, 100 से ज्यादा सेक्शनल मॉक मिलते हैं, चैप्टर वाइज मॉक है, प्रिंटेबल पीडीएफ है, बहुत कुछ एट वेरी लो कॉस्ट। 999 फॉर 12 मंथ्स एंड 1499 फॉर 24 मंथ्स। और कूपन कोड आप व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे इस नंबर पे, वहां मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो मॉक आप देख रहे हो ना, ये हमने 50 मॉक कर दिया है, ये आप 149 रुपीज में बाय कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है कि आपको बहुत अच्छा मॉक सीरीज मिल रहा है, थोड़ा आप पे कर सकते हो अगर आप मॉक देना चाहते हो तो, बिकॉज की वी हैव अ टीम टू फीड। हमें यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं से तो हमें भी निकालना ही पड़ता है ना टीम के लिए। तो दिस इज इट। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखो, x-2 इसका फैक्टर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखो पहले तो समझो कि ये फैक्टर क्या है, क्या होता है, या गुणनखंड क्या होता है। जैसे ना मैंने एक टर्म बोला 16, एक नंबर बोला है। अब देखो 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2, 1, 4, 8, ठीक है, 8 एंड 16 इटसेल्फ। तो इसके 5 फैक्टर होंगे। तो ये फैक्टर है, पता कैसे चलता है, तो भैया ये सिंपल, जब आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर आएगा 0। 4 को डिवाइड करोगे 16 से, 16 को डिवाइड करोगे 4 से, 0। हर केस में 0 आना चाहिए। तो बेसिकली इसको हम फैक्टर कहते हैं। अब जैसे x-2 इसका फैक्टर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, x² - 25 है मान लो, तो यहां पे आप देखोगे x की वैल्यू 2 आ रही है, प्लस -5। मतलब ये हुआ कि x
ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं, दो वैल्यू आ रही है 5 और -5, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो x -5 x +5। अब मान लो हमें वैल्यू नहीं पता, मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया कि x² -25 का एक फैक्टर है x -5, एक फैक्टर है x +5। तो कैसे पता चलेगा कि x -5 एक्चुअली में फैक्टर है या नहीं, या x +5 एक्चुअली में फैक्टर है या नहीं? तो क्या करो, जिसको भी चेक करना है, जैसे हमें ना x -5 को चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, x -5 को 0 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर मुझे इसका चेक करना होता तो x +5 को मैं 0 पुट करता, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। अब या तो ये 5 पुट करो या -5 पुट करो। यहां पे देखो 5 का पुट किया, 25 -25 0। सेम -5 भी पुट करता ना, तो वही 25 में से 25 0 ही आता। तो मेनली अगर ये फैक्टर है ना, तो x की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे ना, तो वैल्यू 0 आना चाहिए, वैल्यू 0 आना चाहिए। तो अब जैसे मान लो यहां पे ये बोल रहा है कि x -2 इसका फैक्टर है ही है, ये कंफर्म है। अगर x -2 इसका फैक्टर हुआ ना, तो x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि जब मैं x की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर दूं ना, ये पूरा इक्वल होना चाहिए 0 के। इसके 0 के। देखो कैसे, 2x² यानी 4 प्लस 12kx माइनस 25 इंटू 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सॉरी 25 इंटू k है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो यहां 8 आ रहा है, यहां 24k आ रहा है, माइनस 25k आ रहा है 0। तो 8 माइनस k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है। आज के बाद भविष्य में कभी आपको इस कंसेप्ट में तो दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी है, ये इजी में आएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ डिविजर। देखो डिविजर हो या फैक्टर हो, बात वही है। डिविजर बोलूं या मैं फैक्टर बोलूं, बात वही है। ठीक है, डिविजर यानी कि इनमें से इसका फैक्टर कौन सा है। अब 49 की पावर 15 कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ना a की पावर n माइनस b की पावर n हो, तो a माइनस b और a प्लस b दोनों इसका फैक्टर होता है इन केस n इज इवन। इन केस n इज इवन। आप बोलोगे सर हम याद कैसे करेंगे? तो भाई सिंपल है ना, देखो a² माइनस b² क्या है, a माइनस b a प्लस b, है ना। मतलब यह है कि अगर यहां पे इवन होता ना, तो जैसे मान लो अगर यहां 49 की पावर 15 की जगह 49 की पावर 14 होता, तो मैं पता क्या करता, ये 49 माइनस 1 के टेबल में भी आएगा और 49 प्लस 1 के टेबल में भी आएगा, अगर यहां पे इवन होता तो। अगर ये इवन होता तो, बट ध्यान रखना ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है। अब हाँ, एक तो ये हो गया अगर n इवन है, और अगर ऑड a होता है, अगर n ऑड होता है, इफ n इज ऑड, देन a माइनस b इज द ओनली फैक्टर। सिर्फ a माइनस बी के टेबल में आएगा। कैसे याद करोगे? तो भाई ऐसे याद कर सकते हो, देखो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ए बी। तो आप देखोगे इसमें ऑटोमेटिकली a माइनस बी आ रहा है ना। सेम अगर बीच में प्लस होता ना, अगर बीच में प्लस होता, a की क्यूब प्लस b की क्यूब होता ना, तो ये केवल और केवल a प्लस बी के फॉर्म में होता। यहीं पे अगर an प्लस बी एन बोले ना, तो an प्लस बी एन हमेशा a प्लस बी के टेबल में आता है। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं ना, इससे आप सब कर सकते हो। ठीक है, अब लो इसी बहाने इसका फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 49 की पावर 15 माइनस 1 जो है ना, ये 49 के टेबल में भी आ रहा है, और सॉरी 48 के टेबल में आ रहा है, 48 के टेबल में भी आता है, क्योंकि n तो ज्यादा है ना, ये वाला केस लग नहीं पाएगा फिर इसमें। हाँ, n इवन नहीं है ना। देखो ये 49 माइनस 1 48 के टेबल में आएगा, सिर्फ 48 के टेबल में। ध्यान रखना अगर ये इवन होता तो 50 में भी होता। अब 48 तो इनमें से नहीं है, बट कोई एक नंबर देखो जो 48 का फैक्टर हो, 8। कोई एक नंबर देखो जो
48 का फैक्टर हो तो 8, यानी 49 की पावर 15 माइनस 1 किसका फैक्टर है? n का। मैंने आपको ये चीजें भी सिखा दी ताकि आप इसको अप्लाई कर सको भविष्य में अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये दिखे तो। ओके, आगे देखो। एक मिक्सचर है, उसमें एसिड और वाटर है 4:7 रेशियो में। अगर मैंने इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया ना, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। कल आपको, कल यानी सैटरडे को मिक्सचर एंड एलिगेशन का 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। 41 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, 41 क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी सफिशिएंट है। सारे टाइप्स कवर है उसमें। 1.5 या पौने 2 घंटे की वीडियो होगी। देखो, एक मिक्सचर है जिसमें ना एसिड और वाटर का रेशियो है 4:7। अगर मैं इसमें 10 लीटर पानी ऐड कर दूं ना, तो एसिड और वाटर का रेशियो होता है 8:19। कभी भी आप मिक्सचर का क्वेश्चन करो ना, जब कुछ मिलाए जिलाए, तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या मिलाया जा रहा है? पानी। अरे एक बात बताओ, जब पानी मिला रहे हो तो एसिड को सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि एसिड थोड़ी ना चेंज होगा। 4 से 8 हो गया है, क्यों हुआ है भाई? नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप इनको बराबर करो। जैसे ये 8 है ना, तो इसको भी 8 करो। तो जब आप इसको 8 कर दोगे ना, तो ये 8 और 14 हो जाएगा। 8 और 14 हो जाएगा। मतलब ये है कि एसिड 8 से 8 ही रहा और वाटर 14 से 19 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 5। जबकि सवाल में कह रहा है 10। तो 10 एक्चुअली में 5 की वैल्यू है। ये जो सवाल में 10 कह रहा है ना, ये हमारे अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू है? 5 की। अब चाहिए क्या? आपसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ एसिड कितना होगा, तो एसिड की क्वांटिटी तो 8 है भाई। इतना आसान है, मजेदार सवाल था। 3 नंबर है 579 और इनका जो एलसीएम है ना, वो है 34,650। तो पूछा एचसीएफ क्या होगा। देखो, बहुत सिंपल होता है ये सवाल भी। जैसे 3 नंबर है, हमने मान लिया 5, 7 और 9 है। अब बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? आप बोलोगे 5 7 35 इंटू में 9, 315। अगर मैं पूछूं एचसीएफ कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 आएगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग 579 का एलसीएम 315 है और एचसीएफ 1 है, बट इनके अकॉर्डिंग 34,650 है। तो ये जो 34,650 है ना, ये एक्चुअली में 315 की वैल्यू है। चाहिए किसकी? 1 की। कट करो, 315 एकम 315, फिर 315, 110 आ रहा है। आई होप क्लियर होगा। सिंपल, जो 579 का रूल है वो डायरेक्ट यही लग जाएगा, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, which smallest positive number should be subtracted from 9 and 13 so that 18 is the third proportion to them। देखो, आपसे बोला है 9 और 13 में मैं ऐसा क्या घटाऊं कि इनका थर्ड प्रोपोर्शनल 18 हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। मान लेते हैं p घटा रहे हो आप, 9 माइनस पी, 13 माइनस पी, 18। ये क्या है? प्रोपोर्शनेट है। आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो बाय ऑप्शन जा सकते हो आप। जैसे मान लो पहले मैंने 1 पुट किया, तो ये आ गया 8, ये आ गया 12, ये 18 ही रहेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों का जो स्क्वायर है AC बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 18 इंटू में 8 कितना होता है? 18 इंटू में 8 जो होता है वो 144 होता है, और 12 का स्क्वायर भी 144 होता है। तो 1 मैच कर गया, यानी 1 इसका आंसर है। 1 मैच कर गया, यानी 1 इसका आंसर है। ओके, एक तरीका तो यह है बाय ऑप्शन जाना। दूसरा तरीका है, जब आपने p घटा दिया है ना, तो अब आप क्या करो, तरीका लगाओ। क्या? कि भाई AC बी स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 18 इंटू 9, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके स्क्वायर के बराबर है। अब अगेन देखो, जब आप उसको उधर लेके जाओगे ना, तो p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखोगे p स्क्वायर माइनस 7p माइनस p प्लस 7 इज इक्वल टू 0। p कॉमन ले लिया, p माइनस 7, माइनस 1 कॉमन ले लिया, p माइनस 7। अब देखो p की 2 वैल्यू आ रही है, एक 1 और एक 7। अगर आप 7 भी घटा दोगे ना, तो भी आंसर हो जाएगा, और 1 भी घटा दोगे तो भी। तो यहां पे तो 1 ही है ना, तो हम 1 लेंगे।
ठीक है, जो दे रखा है हमें आंसर उसी में से सेलेक्ट करना होता है, ध्यान रखना। बहुत प्यारा सवाल था और बढ़िया सवाल। 6 देखो, बाय सेलिंग अ टीवी सेट फॉर ₹16,800 अ सेल्समैन गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो, जब 16,800 रुपए में बेचते हो ना तो आप 20% कमा रहे हो। अगर प्रोडक्शन का परसेंट 20% बढ़ जाए, ठीक है, तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर आप अभी भी 20% कमाना चाहो तो? अगर आप अभी भी 20% कमाना चाहो, ठीक है, ताकि 20% ही हो, तो भाई सिंपल है। देखो मैं आपको बताता हूं, सामान था पहले मान लो 100, 120 का आप बेच रहे थे, अब ये बढ़ गया 20%, आप कमाई उतना ही रखना चाहते हो, यानी 20% इसको भी बढ़ाओगे। अब आप देखोगे, अब आप देखोगे कि 20% गेन भी कर रहे हो और कितना बढ़ाया आपने, 20%। एक चीज मैं हमेशा ध्यान रखो, अगर कॉस्ट प्राइस डबल हो गया ना और आप उतना ही कमाना चाहते हो तो सेलिंग प्राइस भी डबल कर दो। कॉस्ट प्राइस आधा हो गया, आप चाहते हो कि पहले जितना ही कमाऊं मैं परसेंटेज में, तो आप भी प्राइस आधा कर दो। आप समझो ना, 100 का सामान आप 200 में बेच रहे थे, दुगना कमा रहे थे ना। अब समझो कि यही सामान अब आपको 50 का मिलने लग गया है, अरे तो आप भी आधे में बेचना चालू कर दो। अब हाँ, आधे में बेचना चालू कर दो, तो अब आपके पास क्या होगा कि आप परसेंटेज अभी भी 100 ही कमा रहे हो, भले ही नंबर्स में कम हो गए, क्योंकि पहले आप 100 कमा रहे थे, अब 50 कमा रहे हो। नंबर्स में कम हुआ है लेकिन परसेंटेज में सेम है। तो ध्यान रखना, जो कॉस्ट प्राइस बढ़ा है ना वही आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना है। तो इन सवाल में ना ये सब करने की जरूरत है नहीं, ये सब करने की जरूरत है नहीं, सीधा। अब देखो 16,800 है, इसका 20% निकालना इतना आसान है कि 1680 का डबल करना है बस। तो मान लो 1600 का डबल 32 होता है, 80 का डबल 160 होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरा लिखो कि 16,800 का 20%। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे 16,800 का 1/5, फिर लिखेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 1 30। अरे क्यों भाई, सीधा ऐड कर दो। देखो 16 3 19, 800 और 200, 20,160। ठीक है, बाकी एक तरीका ये भी है कि अगर कोई चीज 20% बढ़ रहा है ना तो वो 6 के टेबल में आएगा ही आएगा। तो इसमें देखो 6 के टेबल में कौन सा आ रहा है, 6 के टेबल में वही आएगा जो 2 के टेबल में भी आए, 3 के टेबल में भी आए। तो मेनली आपको 3 का चेक करना, लेकिन ये भी आ रहा है आंसर, ये नहीं आ रहा। 8 4 12 2 14, ये भी नहीं आ रहा। इन्हीं बी और सी में से कोई एक आएगा। अच्छा सवाल है। 7 देखो, अच्छा लग रहा है। पी क्यू आर इंस्क्राइब है एक सर्कल में जिसका सेंटर है ओ। पी ओ इज प्रोड्यूस टू मीट क्यू आर एट यू। एक सर्कल है, पी क्यू आर है। पीओ इज प्रोड्यूस टू मीट क्यू आर एट यू। ये ओ है यानी सेंटर है, ध्यान रखना। आगे देखो, एंड द सर्कल एट एस। इसी को आगे बढ़ाएंगे ना तो सर्कल पे एस पे टच कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। पीटी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है, टी लाइज बिटवीन क्यू एंड यू। देखो ये ओ है, ये यू है, क्यू और यू के बीच में पीटी लाई कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये यू है, ध्यान रखना। अब एंगल क्यू 70 है। अब देखो अगर ये 70 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल तो 20 आ गया। एंगल आर 55 है। अब देखो ये 55 है, आपसे क्या पूछा है, टी पी एस, ये एंगल पूछा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये 70 है, ये 20 है, 90, इन दोनों को मिला के 90 होना चाहिए, यानी ये पूरा 35 होना चाहिए। ये पूरा कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। ओके, ये पूरा 35 होना चाहिए, बट हमें ये निकालना है, ठीक है। और क्या क्या लगा सकते हो, एक चीज देखो, अगर हमें ना ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ये 55 है, ओके। अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे कर दिया तो ये बराबर बराबर हो जाएगा, ये उसके डबल भी है, ओके। देखो
बहुत तरीके से निकाल सकते हो। जैसे ये है, मान लो मैंने इसको बना दिया। अब देखो ये 35 20 55 था, तो ये 110 होगा। देखो ये पूरा कितना है 55, और ये सेंटर है। एक चीज ध्यान रखना, सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होता है ना, सेंटर पे डबल होता है। तो ये 35 20 55 है, तो ये 110 होगा। अब अगर 110 है ना, तो ये 35 होगा और ये भी 35 होगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक सर। अब देखो, अगर ये 35 है, अगर ये 35 है तो ये वाला एंगल 20 होगा। अब आप खुद देखो कि अगर ये 20 है तो ये और ये बराबर है ना, तो ये भी 20 होगा। तो ये वाला एंगल जो है ना 15 आ गया। ये आपको तभी आ पाएगा जब आपको सर्कल के प्रॉपर्टीज आते हैं। अगर आपको सर्कल के प्रॉपर्टीज नहीं आते हैं तो आपके लिए ये थोड़ा टफ होगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इजी में नहीं माप सकते इसको। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या है। एवरेज वेट है ना जो 13% का, आउट ऑफ 14% वो 18 है। ठीक है, 2 मिनट देना यार। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। जो एवरेज वेट है ना पहले 13 आदमी का, वो अमॉन्ग 14% इज 78। द वेट ऑफ द 14th person इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14%। फाइंड द वेट ऑफ द 14th person। देखो समझो, हमारे पास 14% था, 13 का है 78, और जो 14th बंदा है ना 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल। अब देखो पूरे 14 का x है ना, अगर मान लो तो ये है x + 39। ठीक है, ये ना थोड़ा डेविएशन आना चाहिए आपको। तो अभी ना मैं आपको एवरेज चैप्टर करवाऊंगा थोड़े दिनों में, मे बी 2 वीक में। आपको अगले 2 वीक में ना बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे देखो प्रॉफिट एंड लॉस और एक और चैप्टर, आप दो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ 1 वीक में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 वीक में मैं आपको 2 चैप्टर वन शॉट करवा दूं यूट्यूब पे। पेड में तो 1 वीक में एक ही चैप्टर करवा रहे हैं हम। मतलब 3 महीने का मेरा टारगेट है, बट कोशिश कर रहा हूं कि उससे पहले हो जाए, आपके लिए ज्यादा अच्छा है, मेरे लिए भी ज्यादा अच्छा है। फिर मैं भी एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दूंगा पेड। ठीक है, यहां पे सिर्फ मॉक ही मिलेगा। अब देखो डेविएशन लगाएंगे, ये एक्स है, ये x + 39 है, तो कितना ज्यादा है 39। तो ये जो है ना ये 39 कम होना चाहिए, क्योंकि डेविएशन हमेशा 0 होता है। अब 13 बंदे मिलाकर के 39 है, तो -3 कर दो ऑन एन एवरेज ना, यानी ये जो 78 है ना, ये कंबाइंड एवरेज से 3 कम है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 81। अब आप सोचो कि अगर आपको डेविएशन नहीं आता है ना, तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, या फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आता है तो कुछ करना ही नहीं है। 81 + 39 14% का कितना हो जाएगा, 81 90 120। दूसरा मेथड क्या है, देखो 13 आदमी था, वजन था 78, 14वें आदमी का वजन है P + 39, टोटल आदमी है 14 और एवरेज है P। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा P की वैल्यू। ठीक है, बट हमने देखा इसमें हमने कहीं कैलकुलेशन नहीं किया, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, इसको भी सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, P की वैल्यू 81 आ जाएगा और 14th person P + 39 है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, O इज द सर्कम सेंटर एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 72 देन द लेंथ ऑफ OD। देखो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद पेरीमीटर 72, तो साइड 24 आ गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब O इज द सर्कम सेंटर, जैसे ABC है, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। भाई देखो D मिड पॉइंट ही होगा, सर्कम सेंटर वाली लाइन ही जाएगी यहां पे। आपसे पूछा OD कितना होगा, देखो ये O सर्कम सेंटर है ना, ये वाला होता है इन सर्कम रेडियस और ये वाला पार्ट होता है इन रेडियस। तो इनडायरेक्टली आपसे बस पूछा है कि इन रेडियस कितना होगा इसमें। ठीक है, अंतः केंद्र कितना होगा। अंतः केंद्र का फॉर्मूला होता है A/2√3। A यानी
24/2√3, 12/√3 4√3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बस कंसेप्ट समझना है कि क्या है ये। 3 मिनट सीरीज में लेता हूं मैं इसको। अ सम ऑफ 15,000 वॉज लेंट फॉर 3 ईयर। पहले साल 4%, फिर 5%, फिर 6% एट कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे क्या पूछा है, तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के लिए केक मेथड है। मैंने जब केक मेथड करवाया ना 3 मिनट सीरीज में, बहुत बच्चे बोल रहे हैं ट्री मेथड है सर, यही तो आपने नाम बदल दिया। अरे नहीं भाई, मैंने नाम नहीं बदला है। ठीक है, आप उसको कोई भी नाम बोल सकते हो, लेकिन ट्री मेथड नाम मैंने किसी और चीज का दे रखा है, तो ये हर टीचर के ऊपर होना चाहिए। मेरे टीचर ने उसको केक मेथड बोला था, इसीलिए मैं आपको केक मेथड बोल रहा हूं। ठीक है, मैं जहां से सीखा हूं वो केक कहते थे, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर दूं उसको। देखो, प्रिंसिपल था 15,000। अब 3 साल का रेट है, पहले साल है 4%, अगले साल है 5%, फिर है 6%। तो देखो तरीका क्या है, पहले 4% निकाला 600, 5% 750 और 6% 900। ठीक है, 9 7 16 6 2250 तो यही हो गए। अब आप देखो, यहां पे हम क्या करते हैं, इसका रेट निकालते हैं ना, 600 का 5% कितना होगा 30। यहां पे हम क्या लिखते हैं, इन दोनों का 6%, तो 7 6 1350, 1350 का 6% कितना होगा 81, 30 का 6% 1.8, 81 30 111.8, 112, 2362.8 ये आंसर। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, केक मेथड से फास्ट इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। दूसरे तरीके फिर वही होंगे, अप्रोक्सीमेट जाने वाला। और मैं हमेशा मानता हूं कि एग्जाम में ना जितना क्लोज करेक्ट जा सकते हो जाओ, जितना क्लोज करेक्ट जा सकते हो जाओ, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहां देखो, जो पपाया है ना, पपाया पपीता की कीमत 40% बढ़ गई। आपसे पूछा कंजम्पशन में कितना डिक्रीज करूं ताकि खर्चा 10% ही बढ़े। अब समझो इस चीज का कि 100 रुपए का पपीता 140 का हो गया। मैं गया पापा के पास, पापा पपीता खाना है, मेरा पेट ठीक नहीं रहता है, सुबह सुबह डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए। पापा ने बोला एक काम कर बेटा, मैं तो तेरे को 10 रुपए ही ज्यादा दूंगा। अच्छा नहीं नहीं, 10 रुपए कम दूंगा, उल्टा कम कर दिया, उल्टा कम कर दिया। बोला अच्छा बेटा 10 रुपए वापस और खींच लिया। क्या मतलब समझ रहे हो, प्राइस बढ़ रहा है, पापा ने खर्चा कम और कर दिया। तो पूछा है कि कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, आप 2 स्टेप में करते हो, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है। इनिशियल प्राइस 100 था, इनिशियल प्राइस 100 था, ठीक है, और न्यू प्राइस हो गया 140। इनिशियल प्राइस 100 था, न्यू प्राइस हो गया 140। अब एक चीज आपको ध्यान देना होता है कि जो इनिशियल कंजम्पशन होता है ना, वो हमेशा फाइनल प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, 100 से 140। अब एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, 10% कम कर रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 100 को 10% डाउन कर दो। ये जो होता है ना, ये फाइनल कंजम्पशन होता है। फाइनल कंजम्पशन इस पे डिपेंड करता है कि भाई देखो, पापा नहीं बढ़ा, पैसा बढ़ा रहे हैं तो 100 ही लिख देंगे। पापा ने पैसा बढ़ा दिया, जितना बढ़ाया लिख दोगे, कम कर दिया कम कर दो। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, हमने ना कंजम्पशन को 140 से 90 कर देते, हमने 140 से 90 कर दिया है, तो 50 डाउन किया है 140 से। 500 बटे में 14, 14 तिया 42, 14 पंचा 70, 14 7 98, 35.7%। बेहद शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। यहां देखो 10a/2 जो है ना, वो x के बराबर है। पूछा है फाइंड x कितना होगा, फाइंड x कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ना आपको इस सवाल को करने के लिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अब तभी कर पाओगे।
या दूसरा तरीका क्या है, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप तुरंत कर दोगे, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो बेसिकली 10a का ना एक फॉर्मूला होता है कॉस में। एक्चुअली कॉस का फॉर्मूला होता है 10 में। क्या, लिख लेना इसे। कॉस 2a जो होता है ना वो इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब ना एक काम करते हैं, हम 10a को cos 2a के केस में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो एक फॉर्मूला बनाएंगे अब यहां से। देखो ये जो फॉर्मूला है ये है नहीं, हम बना रहे हैं। कैसे? cos 2a प्लस में cos 2a इंटू टेन स्क्वायर ए, दिस शुड बी इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पे मैंने कुछ नहीं किया है, अभी सिर्फ फॉर्मूला ओपन किया है और ये फॉर्मूला भी मेरा बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखो 10 वाले टर्म को एक साथ लाओ तो जैसे यहां देखोगे cos 2a टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। अब मैं क्या करता हूं, यहां से ना टेन स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूं। टेन स्क्वायर ए कॉमन लेने के बाद ना क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस 1 माइनस कॉस 2a। तो इनडायरेक्टली मैं पता क्या बोल सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि 10a जो है ना वो, पहले इसको नीचे लिख चले जाओ, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 1 प्लस कॉस 2a के बराबर होता है। तो यहां से ना हमने एक और फॉर्मूला बना दिया 10a का। अगर यहां एंगल a है ना तो आप देखोगे यहां पे 2a है। अगर यहां एंगल a है तो यहां क्या है, 2a है। तो अगर मैंने एंगल को हाफ कर दिया तो ये भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो कुल मिला के व्हाट वी कैन से कि 10a का हाफ जो होगा ना a/2 वो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए के बराबर है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, मेनली अगर मैं cos 2a की बात करूं ना तो cos 2a का ना बहुत सारा फॉर्मूला होता है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो पहला है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। और एक मैंने अभी बता दिया क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सेम ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बनाने को आप कितना भी बना सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दिया, एक नया फॉर्मूला बन गया। तो ये 4 फॉर्मूले बन गए हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, अब इसी फॉर्मूले को ना डराइव करना सीखो कैसे। जैसे cos 2a का फॉर्मूला ये है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, cos a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। लिख सकता हूं ना मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। ओके, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। जूली और सोमा एक जगह से स्टार्ट करती है और अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जूली की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर ज्यादा है सोमा से। आफ्टर 4 आवर दे आर 40 किलोमीटर अपार्ट। समझो, यहां से निकली एक जूली इधर और सोमा निकली इधर। आफ्टर 4 आवर जूली यहां सोमा यहां, इनके बीच में 40 किलोमीटर का गैप है। मैं ये कह सकता हूं कि जूली और सोमा मिला करके 40 किलोमीटर चलने में 4 घंटे लगाती है। यानी दोनों मिलकर जो स्पीड आएगी ना वो 10 घंटे 10 किलोमीटर पर आवर की आएगी। जब आप अलग अलग डायरेक्शन में जाते हो ना तो स्पीड ऐड हो जाता है, ध्यान रखना। तो 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटे, यानी जूली प्लस सोमा कितना है, 10। अब और क्या बोल रहा था, जूली की स्पीड 4 किलोमीटर ज्यादा है सोमा से, तो जूली माइनस सोमा कितना है, 4। कभी भी जूली प्लस एस जूली माइनस एस दे रखा हो इस तरीके से, a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक ही वैल्यू ऐड करके हाफ कर दो और जो छोटा वाला नंबर होगा डिफरेंस का हाफ होगा। 7 और 3 देखो कहां पे है। ठीक है,
आसान क्वेश्चन था, मजेदार था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसके 3 साइड्स होते हैं, इक्वल इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या है? तीनों इक्वल है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, तीनों बराबर है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स करेक्ट? ये P है, ये Q है, ये R है। 3 साइड से इक्वल है, PM परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में ना जो हाइट होता है ना वो √3a/2 होता है। तो PQ लिख दूं मैं, QR लिख दूं मैं, बात बराबर ही है। हर जगह PQ लिखा है तो A के बदले ना आप PQ लिख सकते हो। अब अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, पहले तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2PM इज इक्वल टू √3PQ। नाउ स्क्वायर कर दोगे ना तो 4 टाइम्स ऑफ PM स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ PQ स्क्वायर। तो 3 टाइम्स ऑफ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ PM स्क्वायर, ये बराबर है। कुछ अलग नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको आगे पीछे करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एक कॉनिकल टेंट है, a conical tent it's set to accommodate 15 person. Each person must have 5 square meter of space on the ground and 30 cubic meter air to breathe. देखो हो क्या रहा है, 15 व्यक्तियों के लिए ना रहने के लिए एक हम तंबू बना रहे हैं। हर आदमी को ना 5 वर्ग मीटर की जगह चाहिए, यानी कि जो बेस होगा ना, जो तंबू का बेस होगा, ये इसका एरिया हर आदमी को 5-5 चाहिए। तो 15 आदमी है तो एरिया कितना होना चाहिए? 75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है ना, सिर्फ खड़ा खड़ा थोड़ी ना करना है, ऊपर से टेंट वो कर दिया। भैया आपको थोड़ा ना ब्रीथ, हवा भी चाहिए होता है। जैसे अगर 10x10 है एक रूम, मान लो एक आइडियल साइज इंडिया में 10x10 या 12x10 होता है, तो उसमें 2 लोग रह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो 12 गुना 2 मतलब 12 गुना 10 120 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एक रूम का एरिया। तो एक आदमी को रहने के लिए ना 60 मीटर का, आप इसको ना थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। प्रैक्टिकल के लिए अपना रूम को इमेजिन करो कि आपका रूम है 10-10 मीटर, आपका रूम इस साइज का है, मान लेते हैं क्यूबिकल शेप का, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें 2 आदमी रह रहे हो। अगर आप देखोगे ना तो इसका जो वॉल्यूम आएगा ना, वो 1000 मीटर क्यूब आएगा। मैंने 10 मीटर 10 बाय 10 मीटर माना है, ध्यान रखना, वैसे फिट में होता है बट मैंने मीटर माना है। यानी एक आदमी को रहने के लिए कितना एयर चाहिए? 500 मीटर क्यूब के बराबर। लेकिन जब मैं बेस की बात करता हूं ना, तो बेस जो है ना वो 2 आदमी का कितना होगा? 10 गुना 10 100 मीटर। यानी देखो एयर चाहिए कितना? 500 मीटर क्यूब, और एरिया ऑफ बेस कितना चाहिए एक आदमी को? 50। ठीक है, बट अब ऑब्वियस ही बात है, ये घर है, तंबू को थोड़ी ना आप ऐसे बना के रखोगे। तंबू तो ऐसे ही होता है, अगर कोई बच्चा उत्तराखंड वगैरह से है, दिल्ली वगैरह से, अगर आप लोग तंबू वगैरह में रहे हो तो छोटे छोटे तंबू में 3-3 4-4 लोग रहते हैं, 5-5 लोग भी रहते हैं। हम तो एक बार 6 रहे थे। ठीक है, इतना ही बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा भी नहीं क्योंकि एरिया तो उसका और स्लैंट हो जाता है ना। तो ध्यान रखना, ये एयर है और ये एरिया है बेस का। जो बेस एरिया होगा ना वो बेसिकली जो भी आपके रूम का एरिया है उसके बराबर है। तो जैसे यहां देखो, आप इस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो कि ये जो एरिया ऑफ बेस है ना, यानी पाई आर स्क्वायर, वो 75 है। अब आदमी को एयर स्पेस कितना चाहिए? एक आदमी को 5 स्क्वायर मीटर, नहीं ग्राउंड 30 क्यूबिक मीटर। ओके, और 15 आदमी है, यानी ये जो पूरा एरिया वॉल्यूम होना चाहिए ना वो 450 होना चाहिए। तो व्हाट वी कैन से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना है? 450। आपसे क्या पूछा? हाइट ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं, डिवाइड कर दो। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 3 ऊपर गया, 3/h इज इक्वल टू 75/450 यानी 1/6। हाइट की वैल्यू 18 आ गया। इतना आसान है। रेडियस भी निकाल सकते थे, पाई आर स्क्वायर को 75 रख दो, रेडियस आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, क्या फर्क पड़ता है। इस तरीके से आप इन सवालों को करते हो
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कंसेप्ट को समझाते हुए कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड है 12 सेंटीमीटर। साइड कितना है? 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस? देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ना सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3 और इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2√3। ठीक है, अब इसका डिफरेंस पूछा है, a/√3 माइनस a/2√3, तो ये आ जाएगा आपका a/√3। क्लियर है? 2 मिनट देना। कंपनी वाले भी ना यार प्लान करके रखते हैं। तो a/√3, तो a कितना है? 12, 12/√3, और √3 आ गया ये तो, 4×3=12। अगर यहां पे भी 4√3 है, √3 a/2, ठीक है। इक्विलेटरल एंगल है, साइड 12 है, सर्कम रेडियस और इन रेडियस। अभी एक और क्वेश्चन में 24 आया था ना, ये सेम क्वेश्चन था ना, उसमें हमने क्या लिखा था? 24 है, इन रेडियस कितना आया था? 4√3, 12/√3। हाँ ठीक है। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती दिख गई मेरे को, बहुत जल्दी दिख गई। ये 2√3 होगा ना भाई, 2√3 होगा। ठीक है, सही किया था हमने, माइनस में गलती कर रहे थे। यहां देखो, साइन a+b कॉस a+b के बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a? इसमें से पूछा है 10a की वैल्यू कितनी होगी। देखो, साइन a+b कॉस a+b, अगर कॉस को मैं नीचे ले आऊंगा ना, तो होगा क्या? 10a+b जो है ना, वो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। साइन बाय कॉस 10 होता है, ध्यान रखना। आपसे 10a की वैल्यू पूछिए। अब 10a + 10b को क्या लिख सकते हो आप? 10a + 10b, 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो नाउ 10a + 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। क्लियर? अब हमें 10a निकालना है ना, तो 10a वाले को एक साथ रखो। तो जैसे यहां देखो, 10a और ये माइनस इधर आके 10a 10b बन जाएगा, और ये 10b को उधर लेके चले जाओ, 1 माइनस 10b। अब आप खुद देखो कि 10a अगर मैंने कॉमन ले लिया ना, तो 1 + 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10b। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है? इसको नीचे तो लेके जाना है। प्लीज इसको याद रखना, कभी भी 10a + 10b 1 आएगा ना, तो हमें क्या करना है? अक्सर ये पूछा जाएगा, 10a पूछेगा या 10b, तो फॉर्मूला याद रखना, 1 माइनस 10b अपॉन में 1 + 10a। या ये कह सकते हो कि इफ थीटा इज इक्वल टू π/4, देन, या अगर 10a + b 1 हो, तो 10a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 10b 1 + 10b। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक आदमी है, सिंपल इंटरेस्ट कमाता है 7.25% फर्स्ट 8 ईयर के लिए, 8.5 कमाता है अगले 6 साल के लिए, 6.5 कमाता है फॉर द फाइनल 4 ईयर, आखिरी के 4 साल के लिए। अगर टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द 18 ईयर वॉज 35,100, तो ओरिजिनल सम कितना था? अब खुद देखो, एक आदमी ने ना पहले 8 साल 7.25 कमाया,
यानी 15%। 8 7 56, 2 58। ठीक है, 8.5 फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर, यानी 51% यहां कमा गया। अब 14 साल हो गए, 6.5%, 8 6 14 ही तो हुए ना। हाँ, 6.5 कमाया, 6 साल कमाया 8.5%, और आखिरी के 4 साल कमाया 6.5%, यानी कि 26%। तो देखो, ये ईयर था, ये रेट था, ये टोटल इंटरेस्ट होगा। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 109 और 26, 135%। अब क्वेश्चन में देखोगे तो 35,100 दे रखा है, 135 की वैल्यू, तो 100 की कितनी होगी, यही सॉल्व करना है ना। 9 से कट करो, 9 तिया 27, 9 नमा 81, 9 15 नमा 135, 15 से कट करो, 15 तिया सॉरी 15 दूनी 30, 15 6 90, 26,000 आ जाएगा। इजी है ये तो, इसमें आपको ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना, इजी था ये। फिर से देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बाय मिस्टेक, instead of dividing 702 among Ram, Ramesh and Naresh in the ratio 1/3, 1/4, 1/6, it was divided in the ratio 3/4, 6। देखो, एक्चुअली में देखोगे तो किस रेशियो में डिवाइड करना था, 1/3, 1/4 और 1/6। अब देखो 3 4 6 कैल्सियम 12 होता है, यानी 4 3 और तो इस रेशियो में डिवाइड करना था, बट गलती से क्या कर दिया है, गलती से कर दिया है 3 4 6, गलती से 3 4 6 रेशियो में डिवाइड कर दिया है। आप चाहो तो पहले डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब बोल रहा है कि हु गेन द मोस्ट, पहले अगर आप देखोगे सबसे कम इसको मिल रहा था, अब सबसे ज्यादा इसको मिल रहा है, यानी आखिरी वाला बंदा जो है ना नरेश, उसको सबसे ज्यादा मिल रहा है। एक ही ऑप्शन है, अब चाहो तो बांट के कर लो, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो कि दिख रहा है कि साफ साफ कि सबसे ज्यादा गेन इसी को मिल रहा है। पहले सबसे कम मिल रहा था, अब सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 500 एंड 900 दोनों को इंक्लूड करके आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द नंबर, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी, 30 से भी। तो पहले तो देखो कि वो पहला नंबर कौन सा है जो 12 15 और 20 और 30 तीनों में आ रहा है। वैसे दिखते ही पता चल जाना चाहिए कि इन सबका एलसीएम 60 है। 12 और 15 का 60, 20 में 20 के टेबल में भी 60 आता है, 30 के टेबल में भी 60 आता है। तो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है ये कि 900 तक 60 के कितने फैक्टर्स हैं, 500 और 900 के बीच में। तो देखो, अगर मैं 900 तक देखूं ना, 900 तक देखूं तो 60 के कितने फैक्टर है, आप बोलोगे 15, और 500 तक कितने हैं, आप बोलोगे 8। 15 में से 8 घटा दो, यानी ये जो बीच के 7 है ना, वो 500 और 900 के बीच में आ रहा है। इतना नहीं करना होता है, इतना नहीं करना, कभी भी ध्यान रखना कि जबरदस्ती क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करे जा रहे हो, नेवर नेवर, ठीक है। तो दिस इज इट। मॉक मास्टरी का प्राइस हमने 249 रखा था, बट कल एक बच्चे ने मैसेज किया, इवन दो हमारे वो पेड बैच का बच्चा है, ठीक है, उसने बोला कि सर आप ना 249 मत करो, इसका प्राइस कम कर दो, ठीक है। तो हमने बहुत गुंजाइश लगाई, और 50 क्वांट मॉक है, और ये बहुत सेलेक्टिव क्वांट मॉक है, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा, ठीक है, यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा, वहां सॉल्यूशन नहीं है, वहां आंसर की है, ठीक है। उसी के कारण ये क्लासेस रिकॉर्डेड डल रही है, बिकॉज कि मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने देख लिया ये गलती है, हम उसको ठीक कर देंगे, मतलब ये आंसर है और उसको टिक कर देंगे। तो आप ले सकते हो, केवल 149 रुपीज में है। आई थिंक कि दिस इज द बेस्ट प्राइस आई कैन ऑफर यू, ठीक है। इससे ज्यादा तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इससे कम, ओके। तो आप ये ले सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही ये खत्म होगा ना हमारा 50 क्वांट मॉक, इसके बाद मैं फिर एक टफ क्वेश्चंस के ना 10 मॉक लेके आऊंगा, ठीक है। 2.0 के नाम से 3.0 चैप्टर वाइज भी लेकर आऊंगा, तो ये चलता रहेगा। तो भविष्य में भी अगर कोई बच्चा देख रहा है और आपको तैयारी करनी है रेलवे और एसएससी की या सीडीएस वगैरह की भी, तो आप इससे कर सकते हो। और अगर आपकी मैथ्स वीक है एंड यू वांट कि आप ना इसको बढ़िया से तैयारी करो, बढ़िया मतलब बढ़िया, एक एक टॉपिक को अच्छे से करना, क्लियर करना, ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में, देन दिस इज फॉर यू। व्हाट्सअप नंबर आपको
ये देखो ये देखो, ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। बाकी आपको अगर मुझसे पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, व्हाट्सअप नंबर टीम के पास रहता है। आई कांट आंसर। एक और चीज, अपना मैथ्स के सम्स मत भेजा करो, मैथ्स के सम्स मैं यूट्यूब पे ही करवाता हूं, पर्सनल चैट में नहीं। और कोई क्वेरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, कल तो नहीं, अब मंडे को मुलाकात होगी आपसे।